नमस्ते दोस्तों। आज एक प्रयास नया करने जा रहे हैं हम लोग। सफल लोगों के साथ संवाद की कोशिशें, जिन्होंने संस्था के साथ रहकर जुड़कर तैयारी की है और चयनित हुए हैं। आज मेरे साथ है लय सिंह सोलंकी। लय, वेलकम। थैंक यू सर। लय की जो शुरुआती जीवन था वहाँ से लेकर और इसके सरकारी चयन तक, लय अभी 3rd ग्रेड टीचर की पोस्टिंग में लगे हुए हैं और प्रतिभा शुरू से इनमें थी और कैसे इन्होंने अपनी प्रतिभा को निखारा और कैसे ये चयन तक पहुँचे, इस पर आज हम जो है वो चर्चा करेंगे। बात शुरू करते हैं लय की जर्नी से। लय, तो कहाँ से शुरू हुआ आपका ये सफ़र जो आपने यहाँ तक पहुँचे हो? तो आप बताइए, ताकि सभी जो देखने वाले हैं, जो जुड़े हुए बच्चे हैं, वो भी प्रेरित हो सके। सर, ये शुरुआत तो मेरी बचपन का जो बेस था वो तो विद्या भारती से हुआ है, जो आज भी बेस के मामले में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। उसके बाद 10वीं जब आया मैं, तो 10वीं में मैं था गवर्नमेंट स्कूल में। फिर मैंने प्रार्थना कोचिंग ज्वाइन की। कोचिंग में दिलीप जी सर थे, आप थे, कुशाग्र जी सर थे, मुदित जी सर थे और सुप्रीम जी सोनी सर थे। उन सब ने हमें 10वीं में अच्छी पढ़ाई करवाई, जिससे 10वीं का रिजल्ट भी अच्छा रहा, 85% बना, जिसमें प्रार्थना का तो महत्वपूर्ण योगदान है ही। उसके बाद 12वीं हुई, मैंने आर्ट्स सब्जेक्ट ली थी। आर्ट्स में मेरे सब्जेक्ट ज्योग्राफी, पॉलिटी और संस्कृत थे। और उसका भी इंग्लिश की कोचिंग तो स्पेशल आपसे की थी, क्योंकि मेरे बचपन से इंग्लिश तो कमज़ोर है ही। जिसको थोड़ा बहुत भी सुधार है वो आपकी बदौलत सुधरी है। तो उसके बाद 12वीं में मेरे 93% बना। 93% बनने के बाद लोगों ने कहा कि कोई बड़ी जॉब कर ले और तू आगे कर सकता है। लेकिन अंदर से था कि एक बार गवर्नमेंट जॉब हो जाए तो जॉब सिक्योरिटी ज़रूरी है, क्योंकि पापा स्टार्ट से खेती करते आ रहे हैं, तो उसके लिए जॉब होनी ज़रूरी है, जिससे घर व्यवस्थित चल सके। फिर मैंने बीएसटीसी करने का फैसला लिया। बीएसटीसी के लिए भी प्रार्थना कोचिंग ज्वाइन की। प्रार्थना कोचिंग के टाइम कोरोना भी आया, बीएसटीसी के टाइम, तो भी सर ने हेल्प की, थोड़ी बहुत कोचिंग हुई, फिर बंद हो गई। जो डाउट थे वो सर ने घर पे जाके भी क्लियर किए। उसके बाद बीएसटीसी में मेरे नंबर आए थे 482। हाँ, 482। 1 मिनट, इसको रोकूंगा मैं। 482 अब तक का हाईएस्ट स्कोर है बीएसटीसी में, जो कि संस्थान से लय ने दिया है। हाँ लय, अपनी बात कंटिन्यू करें। हाँ, तो उसके बाद बीएसटीसी, उसके बाद पीटीटी तो देने का मूड था नहीं, क्योंकि मेरे को बीएड करनी नहीं थी। तो भी फिर भी सर ने कहा कि एक बार एग्ज़ाम तो दिया, तैयारी तो है ही तेरी। वो एग्ज़ाम दिया, उसमें भी मेरे 434 नंबर आए। उसके बाद बीएसटीसी में सिलेक्शन हुआ, बागीदोरा सर्वोदय कॉलेज से बीएसटीसी की। बीएसटीसी के बाद 2022 में रीट प्री एग्ज़ाम आया। उसके लिए भी सर से कोचिंग से जुड़ा, क्योंकि प्रार्थना के बिना कुछ हो सकता नहीं था। तो फिर प्रार्थना कोचिंग ज्वाइन की। प्री में मेरे 128 नंबर आए। उसके बाद मेंस का एग्ज़ाम आ रहा था। मेंस का एग्ज़ाम आ रहा था, उसके लिए भी फिर मैंने कहा ऑनलाइन से बेटर तो एक बार ऑफलाइन ले ले, क्योंकि यहाँ पे जो शिक्षकगण थे वो भी व्यवस्थित थे। जैसे जितेंद्र जी सर थे, जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर है। उसके बाद धर्मेंद्र जी सर है, जो प्रिंसिपल है। हिमांशु जी पाटीदार सर हैं, वो भी प्रिंसिपल पोस्ट पे हैं। सुरेंद्र जी सर हैं। तो यहाँ के जो शिक्षक साथी थे वो बहुत अच्छे थे, मतलब उनकी रेपुटेशन तो बहुत ऊंची है। उस हिसाब से मैंने फिर ऑनलाइन कोचिंग ना ज्वाइन करके प्रार्थना कोचिंग को ज्वाइन किया। यहाँ पे उनके नोट्स पढ़े। बाकी एक है कि मैंने किताबों को ज़्यादा नहीं इतना लिया जितना ये नोट्स को लिया। मैंने किताबों की ओर ज़्यादा नहीं किया, बस किताबें 2 रखी थी दिशा की, जो दिशा 2020 आती है ज्योग्राफी के लिए, और बाकी हिस्ट्री और आर्टिकल्चर के लिए। फिर वहाँ से तैयारी की और 2023 जनवरी में इसका एग्ज़ाम हुआ रीट का। उसमें मेरे नंबर थे 187.50। उसके बाद सिलेक्शन हुआ और
आज यहाँ पे टीचर की पोस्ट पे हैं। तो ये लय ने अपना जो है वो एक तरीके से कैसे सफ़र रहा वो इसने अपने शब्दों में बताया, और कैसे प्रार्थना का योगदान इसके जीवन में रहा वो भी इसने बताया। मैं कुछ और बातें लय से पूछना चाहूँगा जो शायद हर अभ्यर्थी की जो तैयारी कर रहा है उसके प्रश्न रहते हैं, और उसमें सबसे पहला प्रश्न रहता है कि तैयारी की शुरुआत कहाँ से की जाए या तैयारी कैसे करें। तैयारी की शुरुआत तो आदमी अगर मन बना ले तो वो उसका बेस कैसा भी हो, कुछ भी हो, लेकिन तैयारी अगर मन बना ले कि मेरे को ये जॉब लेनी है तो वो तैयारी अच्छी होगी। और अगर यूं है कि चलो कोचिंग जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं और नौकरी लेनी है, तो फिर वो पॉसिबल नहीं है। इसके लिए अपना पूरा देना पड़ेगा, सर जो कह रहे वो भी मानना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, और उसी हिसाब से सर ने जैसा कहा वैसा चला और आज सफल रहा। तो लय जिस तरीके से थर्ड ग्रेड चयन हुआ उसके साथ साथ एक बीच में परीक्षा आई थी, मुख्य परीक्षा के दौरान वन रक्षक परीक्षा, उसमें भी लय ने जो है वो सिलेक्शन लिया था। तो 2 चयन इसने जो है वो ले लिए। उसके बाद इसने जो है वो चुना, ऑब्वियसली थर्ड ग्रेड भर्ती को चुना, और अभी ये जो है वो शिक्षक के रूप में कार्य कर रहा है। एक बात और जो हर बच्चे के दिमाग में होती है या हर तैयारी करने वाले के दिमाग में होती है कि कोचिंग का क्या महत्व है, या कह सकते हैं कि ऑफलाइन कोचिंग, जो आजकल ऑनलाइन कोचिंग का दौर चल गया है, उसमें मैं लय को ये पूछना चाहूँगा कि ऑफलाइन कोचिंग का क्या महत्व मानते हैं लय। ऑफलाइन कोचिंग तो सर ऑब्वियसली ज़रूरी है, क्योंकि ऑनलाइन कोचिंग तो बस यही है कि ये टॉपिक है और ये पढ़ा दिया सर ने और चले गए। ऑफलाइन कोचिंग में ये है कि आप अगर टॉपिक पढ़ रहे हो और उसके बीच में भी कोई डाउट आया तो आप तुरंत सर से प्रश्न पूछ सकते हो, जो ऑनलाइन कोचिंग में नहीं हो सकता। उसके बाद समय समय पर मोटिवेशन मिलते रहते हैं। समय समय पर जो ऑफलाइन टेस्ट होते हैं और ऑनलाइन टेस्ट होते हैं उनमें भी बहुत फ़र्क होता है। ऑफलाइन टेस्ट में अपने को OMR मिलती है तो अपने को पता चलता है कि OMR भरनी कैसे। वहाँ पे तो सिर्फ वो मोबाइल में टिक करना है और चले जाना है, टाइम मैनेजमेंट का भी पता नहीं चलता है। उसके अलावा मोटिवेशन तो है ही। एक बात और मुझे लगती है कि आत्मीयता जो ऑफलाइन में बनती है, हाँ, जो आज हम लोग भी साथ बैठ पा रहे हैं, वो शायद ऑफलाइन की वजह से, अगर ऑनलाइन किया होता तो ये आत्मीयता हमारे बीच में नहीं रहती। तो शायद इसका भी मैं एक प्रमुख कारण ऑफलाइन को महत्व देने का ये मानता हूँ कि बच्चों के साथ शिक्षक का व्यक्तिगत जुड़ाव रहता है। व्यक्तिगत वो परेशानियों को बच्चा भी बांट सकता है, शिक्षक अपने सुझाव भी जो है वो पहुंचा सकता है। एक बात और इसमें मैं पूछना चाहूँगा जो हर कोई पूछता है, कितने घंटे पढ़े थे? तो लय बताएंगे कितने घंटे पढ़े थे वो? घंटे की तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये था कि पढ़ना है, जब भी टाइम मिले उसको वेस्ट नहीं करना है। जैसे कि अपने सुबह उठ के नहा धो के फिर पढ़ने का एक टाइम था, क्योंकि घर से भी पूरा सपोर्ट था, घर से कोई डिस्टर्बेंस नहीं था। घर में खेती है, अच्छी खासी खेती है, लेकिन कभी भी घर से ये फोर्स नहीं आया कि तुम खेती में चलो, यहाँ चलो। उन्होंने मेरे को फ्री माइंड रखा था कि तू अपना पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पे रख। तो यही था कि पूरा दिन पढ़ते थे, फिर शाम दोपहर में सिर्फ खाने के लिए नीचे आते थे, शाम को आधा आधा 1 घंटा नीचे आते थे, और फिर रात को वही। तैयारी तो क्या है कि जितनी करे उतनी कम है, क्योंकि टॉपिक भी इतने ज़्यादा थे, और रिवीजन तो ज़रूरी है, क्योंकि आज पढ़ेंगे और वो अगर महीना भर नहीं पढ़ा तो वो कितना भी डीपली पढ़ो लेकिन वो भूल ही जाता है। बिल्कुल सही बात है। एक बात और, अभी नई परीक्षा जो है वो सभी भर्तियों के लिए गवर्नमेंट ने कर दी है, CET। तो उसके बारे में जो अभी बच्चे 12वीं पास कर चुके हैं या कॉलेज फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में है अभी, उनके लिए CET का कितना महत्व है, ये आप क्या समझाना चाहेंगे? CET तो सर महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि जो भी बच्चा अभी ख्वाब देख रहा है कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब में जाना है, तो उसके लिए सबसे मुख्य तो CET ही है। क्योंकि गवर्नमेंट ने ये नियम बना दिया है कि कोई भी एग्ज़ाम देना है तो वो CET से ही देना है। जैसे कांस्टेबल बनना हो, पटवारी बनना हो, या और भी कोई जॉब लेनी हो, लेकिन उसके लिए जो योग्यता है वो CET क्लियर करनी ज़रूरी है। तो बच्चे जो 12वीं पास हो रहे हैं और अगर जॉब का ख्वाब देख रहे हैं, LDC है, कुछ भी बनना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए CET पास करना ज़रूरी है। और CET ऐसा नहीं है कि उसको बच्चे नॉर्मली ले लें, क्योंकि CET में भी सिलेबस बहुत अच्छा है। मतलब घर पे बैठ के सोच ले कि CET तो अपने दे आएंगे पास हो जाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अब आलोक राज ने सर ने भी कहा है
या पेपर का स्तर बढ़ाएंगे, तो उसके लिए कोचिंग तो ज़रूरी है ही, और शिक्षक का मार्गदर्शन, क्योंकि बच्चे डायरेक्ट 12वीं पास करके ये कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठेंगे, वो एग्ज़ाम कैसे देना है वो सब उनको पता नहीं है। 12वीं में तो क्या है कि अपने को लिखना है, कॉपियाँ भरनी है, ये सब रहता है, लेकिन उसके बाद कंपटीशन में कैसे पढ़ना है वो सब कोचिंग जाएंगे तो ही पता चलेगा। हाँ, और एक बार जो है वो कम से कम 12वीं के बाद एक बार ऑफलाइन कोचिंग लेनी चाहिए, ताकि नोट्स उनके कंप्लीट हो जाए, नोट्स पर जो है वो कैसे पढ़ना है वो उन्हें समझ आ जाए। तो इसलिए ऑफलाइन कोचिंग का महत्व अभी भी इस दौर में भी मैं मानता हूँ कि बरकरार है, और शायद यही कारण है कि लय भी उस बात को जो है वो एग्री कर रहा है। एक बात और जो है वो, एक नया शब्द अभी सुनने में आ रहा है, लाइब्रेरी। हर कोई जो है वो अपनी तैयारी लाइब्रेरी से कर रहा है। सुबह 9-10 बजे जो है वो लाइब्रेरी चले जाते हैं और शाम को 6 बजे 7 बजे आते हैं। वैसे प्राचीन काल में लाइब्रेरी का मतलब पुस्तकालय था, पर अब उसको बदलकर अध्ययन केंद्र को ही जो है लाइब्रेरी नाम दे दिया है। तो मैं उस पर लय के क्या व्यूज़ है, क्योंकि शायद लय ने उस समय तैयारी करी है जब ये कल्चर नहीं था, या ये ट्रेंड आया नहीं था, या उसकी शुरुआत हो रही थी। तो क्या लाइब्रेरी कभी लय ने भी ज्वाइन करी है, या फिर कह सकते हैं कि इसके व्यक्तिगत क्या इसके ऊपर विचार है, उसको अब एक बार हम सुनेंगे। सर लाइब्रेरी तो अगर मेरे व्यू में तो यही है कि घर पे अगर पढ़ने की अच्छी सुविधा है, घर पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तो घर पे जो पढ़ाई होती है वो बेस्ट होती है। क्योंकि लाइब्रेरी में भी परीक्षा के टाइम 10 दिन गया था, लेकिन मेरे को वहाँ पे डिस्टर्बेंस लगा तो मैंने लाइब्रेरी बंद कर दी। क्योंकि लाइब्रेरी में अपने पास कोई बैठता है, वो उठ के जाता है तो उसका डिस्टर्बेंस अपने को होता है। उसके बाद बाई चांस कोई मोबाइल लेके आता है, उसका मोबाइल बजा, अपना साइलेंट हो तो भी अपना ध्यान वहाँ पे बिल्कुल जाता ही है। और कोई उठ के गया 5 मिनट तो अपने जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वहाँ से ध्यान हटना ही है। तो मेरे तो नज़र में लाइब्रेरी अच्छी चीज़ है। अगर तुम्हारे घर पे कोई व्यवस्था नहीं है पढ़ने की, रूम एक ही है, 2 ही रूम है, और घर पे बच्चे हैं, पढ़ने में डिस्टर्ब हो रहा है, तो लाइब्रेरी जा सकते हो। लेकिन वहाँ पे भी जाके मोबाइल चला रहे हैं, फ्री का वाईफाई मिल रहा है, तो ये सब अच्छा नहीं। सही बात है, बहुत अच्छी इन्होंने एक बात बीच में जो है वो ली कि फ्री का वाईफाई मिल रहा है, मोबाइल चलाते हैं। और हकीकत है कि लाइब्रेरी में जो है वो रील्स स्क्रॉल ही हो रही है। हकीकत पढ़ाई जो है वो कोसों दूर चली गई है। मैं 100% की बात नहीं करता हूँ, पर 90% स्थिति यही है। और शायद मैं भी महसूस कर रहा होगा कि अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसमें केवल लाइब्रेरी जाना एक फैशन बन गया है कि आप सुबह जो है वो बैग लेकर निकल रहे हैं और घर वालों को ये महसूस करवा रहे हैं कि वो तैयारी कर रहे हैं, और शाम को वापस बैग लेकर आ जाते हैं। और 1-1.5 साल तक, 2 साल तक जो है वो इस तरीके से एक शेड्यूल बना देते हैं, और जब कोई परीक्षा देते हैं और परिणाम जो आता है वो परिणाम जो है वो आशा के अनुरूप नहीं रहता है। तो ये देखा जा रहा है, और शायद ये लय इस बात से एग्री भी कर रहे हैं। एक बात और जो आप लोगों के दिमाग में होगी जो इसे देख रहे हैं और जो लय को जानते हैं या लय से व्यक्तिगत रूप से परिचित हैं, तो प्रार्थना में ये आने के बाद या प्रार्थना का जो है वो लय के जीवन में क्या योगदान रहा, या कह सकते हैं कि क्या संस्था ने लय के जीवन को किस रूप में बदला, उसके बारे में लय थोड़ा सा बताएं। सर प्रार्थना का तो बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि ये जो जॉब हुई उसकी जो तैयारी की वो हुई प्रार्थना से की है मैंने। और जो नोट्स प्रार्थना के थे उस पर ही मैंने खुलकर भरोसा किया। उसके अलावा ना कोई मैं किताब लाया, गाइड लाया। मेरे को यही था कि यहाँ पे जो सर हैं वो उस करके हैं कि हमें गलत तो नहीं देंगे, तो मैंने बस उसी पे भरोसा किया, और लगभग प्रश्न सब वहीं से आए और जिससे सफलता मिल गई। अब आजकल आप देखते हैं कि 12वीं के बाद जो है वो तुरंत बच्चे जयपुर चले जाते हैं, उदयपुर चले जाते हैं, और घर वालों को जो है वो कह सकते हैं कि मना लेते हैं कि हम जयपुर जा रहे हैं, और 1 लाख 1.5 लाख रुपए वहाँ जाकर फीस भर देते हैं। वही सारी सुविधाएं बड़ौदिया में रहकर उन्हें मिल रही है। बड़ौदिया में ही जो है वो सारी सुविधाएं उनको उसी तरीके से जयपुर के तरीके से मिल रही हैं, और यहाँ पर परिवार भी जो है वो व्यक्ति का ध्यान रख सकता है, बच्चे का ध्यान रख सकता है। इसलिए बड़ौदिया में रहकर तैयारी करना मेरे अनुसार जो है वो ज़्यादा उचित है। अंतिम इस बात को ख़त्म करेंगे अंतिम रूप में, और एक कंक्लूज़न लेंगे आज की सारी बात का, कि अब जो तैयारी करने वाले हैं, या कह सकते हैं कि जो अभी 12वीं पास कर चुके हैं, उनको लय क्या कहना चाहेंगे और कैसे वो आगे बढ़े अगर वो सरकारी नौकरी की तरफ अगर अपना रुझान रखते हैं।
तो लय का क्या एक उनके लिए सुझाव होगा? सुझाव तो सर यही है कि बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि अभी 12वीं हुई है तो अब हम फ्री हो गए स्कूल लाइफ से, बच्चे को माइंड सेट ये रहता है, और उसके चक्कर में वो 6 महीने साल भर बर्बाद कर देते हैं। तो उस टाइम को बर्बाद ना करते हुए जल्द से जल्द कोई भी कोचिंग में, मैं सिर्फ प्रार्थना नहीं कह रहा हूँ, लेकिन प्रार्थना में ज्वाइन करते तो बेस्ट है। तो प्रार्थना कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे सीईटी की कोचिंग ले सकते हैं। सीईटी कोचिंग, अगर आप सीईटी क्लियर करोगे तो ही आप किसी जॉब के लिए जा सकते हो। तो इसलिए मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि टाइम वेस्ट किए बिना सीईटी की कोचिंग, तो समय को जो है वो बर्बाद नहीं करना है। आप घर पर बैठकर, सोकर, लेटकर जितना ज़्यादा फ़ोन में वीडियोस देखेंगे, मोटिवेशन वीडियोस देखेंगे, उससे मोटिवेशन नहीं मिलने वाला है। मोटिवेशन अगर आपको चाहिए तो क्लास में आना पड़ेगा, क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, क्लास में जुड़ना पड़ेगा, शिक्षकों को सुनना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात, भरोसा करना पड़ेगा। आप अगर भरोसा कर लेते हो तो जो है वो आप सक्सेस हो जाएंगे। क्योंकि लय ने भी देखा और आपको बताया कि लय ने भरोसा किया, जो पढ़ाने वाले थे शिक्षक उन पर, और अन्य किताबों पर भरोसा नहीं किया, या कह सकते कम भरोसा किया। क्योंकि आज की डेट में हर 4 दिन में एक नई किताब आ जाती है बाजार में, तो क्या आप सब लेंगे या कह सकते सब पढ़ेंगे? वो संभव नहीं है। इसलिए आपको भरोसा करना पड़ेगा, और भरोसा कर कर फिर जो कह रहे हैं शिक्षक, उस बात को सुनना पड़ेगा। इसलिए लय, आपको आगामी जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी आप जिस पद पर हो उससे और आगे बढ़ो, इसके लिए शुभकामनाएं। और आज जो ये समय दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।